हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर एयर पोल्यूटेंट सोर्स एंड देयर इफेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को अभी नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। जो एयर पोल्यूटेंट्स में मैंने बताया था उसी का मैं सोर्स बता रहा हूँ इस वीडियो में और उसके इफेक्ट क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कल 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट के नाम बताए थे, ठीक है। तो उन्हीं 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट जो हैं, ठीक है, जो एयर में मेजर किए जाते हैं, उन्हीं को हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। उसका सोर्स क्या है उस पोल्यूटेंट का और उसका एनवायरनमेंट पर, एनिमल्स पर, प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला पोल्यूटेंट है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है उसका? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर कैरेक्टर की बात करें, ये क्या होता है? गैसियस कंपाउंड होता है। क्या होता है? गैसियस कंपाउंड होता है, ठीक है। बनता कैसे है? सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। मेड अप ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से या रिएक्शन करने से बनता है। इसके अलावा इसकी सोर्स की बात करें, हम सल्फर की सोर्स की बात करें तो सल्फर सबसे ज्यादा रिलीज होता है कोल से रिलीज होता है। तो क्या हुआ? कोल बर्निंग पावर प्लांट। पहला जो सोर्स हुआ क्या होगा? कोल बर्निंग पावर प्लांट्स, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? इंडस्ट्रियल बॉयलर एंड प्रोसेस। इंडस्ट्रियल बॉयलर एंड प्रोसेस। तीसरा हुआ कोल बर्निंग स्टोव। कोल बर्निंग स्टोव यानी कि हीट ही। चौथा हुआ आपका रिफाइनरीज। चौथा क्या हुआ आपका? रिफाइनरीज। और लास्ट आपका वो जो मेन सोर्स है हीटर, ठीक है। यहां पर मैंने आपको सल्फर के 5 मुख्य सोर्स बता दिए हैं। कौन कौन से? कोल बर्निंग पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल बॉयलर एंड प्रोसेस, कोल बर्निंग स्टोव, रिफाइनरीज एंड हीटर। कोल बर्निंग पावर प्लांट से कैसे सल्फर निकलता है? सॉक्स निकलता है। सल्फर क्या है? सॉक्स का एक स्पीशीज है। सल्फर ऑक्साइड का एक स्पीशीज है सॉक्स, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, कैसे निकलता है? मैंने पहले भी बताया है कि जो सल्फर जो कोयला होता है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो कोल बर्निंग पावर प्लांट यानी कि पावर प्लांट है जो वहां पे पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे मान लीजिए NTPC। NTPC का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पर थर्मल यानी हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो हीट के लिए हम क्या करते हैं? कोयला को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। जो हम जिस कोल का हम उपयोग करते हैं उसका नाम है पीट कोल। पीट कोल में आपका सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण SO2 एयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। इसी कारण कोल बर्निंग पावर प्लांट से सल्फर बहुत ज्यादा रिलीज होता है क्योंकि कोयले में सल्फर है ऑलरेडी। इंडस्ट्रियल बॉयलर फैक्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री है इस पे डिपेंड होती है, एनर्जी से चलती है, ठीक है। या तो कोई इंडस्ट्री एनर्जी प्रोड्यूस करती है या यूज करती है। तो इंडस्ट्री में बॉयलर होते हैं। बॉयलर में हम प्रयोग करते हैं फ्यूल का प्रयोग करते हैं, जो, ठीक है। तो जो बॉयलर में हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं, जब फ्यूल बर्न होता है, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां से सल्फर रिलीज होता है। फ्यूल यानी कि कोल, वुड या कुछ भी बायोमास हो सकता है, ठीक है। अगला आपका है कोल बर्निंग स्टोव यानी कि हिंदी में कहें तो अंगीठी, ठीक है। तो आप बाजार में देखते होंगे, चाय की दुकानों पर देखते होंगे, जो भी जहाँ पे खाना पकाते हैं तो अंगीठी का प्रयोग करते हैं। अंगीठी बेस्ड होता है किसपे? कोयले पे बेस्ड होता है। तो जो जब हम कोयला जलाते हैं तो वहां से हमारा क्या निकलता है? सल्फर निकलता है। SO2 के अलावा से सल्फेट एरोसोल्स भी और निकलते हैं, ठीक है। रिफाइनरीज, ठीक है। रिफाइनरीज क्या होगा? जहां पर क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है और अलग अलग चीजें वहां पे सेपरेट की जाती है,
ठीक है। जैसे मथुरा में आपका है मथुरा रिफाइनरी रिलायंस का, तो वहां पर क्या होता है, जो क्रूड ऑयल होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, वहां पर जैसे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीजें, जैसे गैसोलीन हुआ आपका, और डीजल हुआ, वैक्स हुआ, टारकोल होगा, ये सारी चीजें क्या हुआ, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होता है, सेपरेट हो जाती है, निकल जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर मेन चीज यहाँ से निकलती है वो आपका सल्फर है। ठीक है, जो मेन चीज यहाँ से निकलता है वो सल्फर है। तो इसी का एसिड रेन का फॉर्मेशन भी होता है, अभी मैं जब इफेक्ट पढ़ाऊंगा बताता हूँ उसका। इसके अलावा हीटर, जो घरों में हीटर का प्रयोग किया जाता है ठंडियों में, ठीक है, या खाना पकाने के लिए, तो वहां से भी क्या होता है, सल्फर रिलीज होता है। अब इसके हम इफेक्ट की बात कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट की बात कर लेते हैं, इसका इफेक्ट क्या है। तो अगर सल्फर की डाइऑक्साइड की इफेक्ट की बात करें तो इसका जो सबसे मेन इफेक्ट है आइज इरिटेशन, आइज इरिटेशन यानी कि आंखों में जलन। ठीक है, दूसरा क्या है, डेड एक्वेटिक, पहला आपको, दूसरा क्या है, डेड एक्वेटिक लाइफ। देखिए सल्फर का एक मुख्य जो है प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है, जो सल्फर होता है वो मोर हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी कि जल स्नेही होता है। भैया पानी में आसानी से घुल जाता है कहने का मतलब, ठीक है, जल के साथ इसका बहुत प्रगाढ़ प्रेम है। तो इस पानी में आसानी से घुल जाता है, जब पानी में आसानी से घुल जाता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। जब ऑक्सीजन को जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है जब उसमें घुल जाएगा, पानी वाटर में घुल जाएगा, तो जो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो एक्वेटिक एनिमल है, जो जूप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कैसे जीवित रह जाएंगे, जैसे एक्वेटिक लाइफ डेड हो जाती है। दूसरा अगला क्या है, रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर। अगला क्या पॉइंट है, रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग एसिडिक। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और वाटर मॉइस्चर के साथ, सॉरी एयर मॉइस्चर के साथ, जो एयर में नमी है या जो वेपर है उसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और जब रेन होता है, तो जब रेन का प्रेसिपिटेशन होता है, जब रेनफॉल होता है तो कहां पे आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है। अर्थ पे आने के बाद क्या करता है, मटेरियल्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए या बिल्डिंग्स हो गई, तो उनको क्या करता है, या प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, इनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। सॉइल सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट करता है, सॉइल को इफेक्ट करता है। बिल्डिंग्स को कैसे इफेक्ट करता है, जो बिल्डिंग्स होता है, बिल्डिंग्स होते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो जो ताजमहल है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना, उसमें प्रयोग हुआ है मार्बल्स का, मार्बल में है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 है। CaCO3 जब क्या करता है, रिएक्शन करता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो CaSO4 बनाता है प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो यही CaSO4 रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ताजमहल के पीला होने का। ठीक है, या जो उनका क्षरण होता है, जो बिल्डिंग्स में क्षरण होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है, इसी के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे इफेक्ट रहे सल्फर डाइऑक्साइड के, और ये आपका सोर्स रहा। अगला जो है हमारा पोल्यूटेंट है उसको देख लेते हैं। अगला जो हमारा पोल्यूटेंट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको जिस तरह नाम सही लग रहा है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रो कार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे HC लिखते हो इसको, ठीक है, HC। तो कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कैसे बनता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनता है। कैसे बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। इसका सोर्स क्या है, तो अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसका जो सोर्स है ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन, जो आप कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं वहीं से, ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन।
ठीक, बताता हूँ वैसे। ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन। दूसरा क्या है, ऑटो पेंट शॉप, ऑटो पेंट शॉप। अगला क्या है, केमिकल प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, ठीक है। ऑटो इमिशन, ऑटो इमिशन। सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन एंड बेस फैसिलिटीज, बेस फैसिलिटीज, ठीक है, बेस फैसिलिटीज। तो जो मेन सोर्स है आपका पहला है ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन। तो जो हम कपड़ों का ड्राई क्लीनिंग कराते हैं उसमें कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग होता है, और उन केमिकल से क्या होता है, आपका निकलता है, आपका हाइड्रोकार्बन निकलता है। अगला जो आपका यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ऑटो पेंट एमिशन। तो पेंट में सबसे ज्यादा आप जहां पर गाड़ियां पेंट होती हैं, ठीक है, जो नॉर्मल घरों पे जो पेंट होता है, तो वहां पर स्प्रे पेंटिंग्स होता है, ठीक है। तो जो स्प्रे पेंटिंग करता है, जो वर्कर स्प्रे पेंटिंग करता है, तो वो हाइड्रोकार्बन के ज्यादा एक्सपोजर में आता है, जिससे लंग्स डैमेज हो जाता है। तो पेंट में हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, वहां से हाइड्रोकार्बन एटमॉस्फेयर में जाता है। केमिकल प्लांट्स, जो इंडस्ट्री में केमिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वहां से हाइड्रोकार्बन का एमिशन होता है। इसके अलावा ऑटो इमिशन, ठीक है, ऑटो इमिशन यानी कि जो व्हीकल्स है वहां से निकलता है। सर्विस स्टेशन, जहां पर गाड़ियों की मरम्मत होती है, ठीक है, वहां से निकलता है। और बेस फैसिलिटी, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इंसिनरेशन होता है, ठीक है, वहां से भी क्या निकलता है, आपका हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। इसके इफेक्ट क्या है, इसको हम जान लेते हैं। इफेक्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन के इफेक्ट क्या है। अगर हम हाइड्रोकार्बन के इफेक्ट की बात करें तो ये कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। और एक इससे क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। और क्या होता है, इसको ज्यादा अगर हम इनहेल कर लें हाइड्रो को, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ठीक है, अगर इसको हम ज्यादा इनहेल कर ले तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, इरिटेशन होता है, या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट संबंधित बीमारी हो जाती है, श्वास संबंधित बीमारी हो जाती है। इरिटेशन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इरिटेशन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। और इसके अलावा क्या होता है, मैंने पहले बता दिया, कार्सिनोजेन होता है, तो लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स डैमेज, लंग्स फेफड़ों को खराब कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और क्या करता है, जो बिल्डिंग्स है और जो मटेरियल है उसको क्या करता है, डिस्कलर कर देता है। डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो इफेक्ट की बात करें, कैंसर होता है, इरिटेशन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वास संबंधी बीमारी, ठीक है, लंग्स डैमेज, अगर श्वास संबंधी बीमारी है तो आपके फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचेगा। मैंने पहले बता दिया, कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि लंग्स कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है। प्लांट ग्रोथ पे इफेक्ट करता है, तो प्लांट ग्रोथ को अगर इफेक्ट करेगा तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन यानी कि अनाज के पैदावार पर इफेक्ट होगा। और क्या करता है, डिस्कलरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मटेरियल, जो बिल्डिंग्स है मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है, डिस्कलर कर देता है, ठीक है। और एक काम करता है, मेन काम करता है, डिस्कलरेशन ऑफ, यहां पर लिख देता हूं, डिस्कलरेशन ऑफ लीव्स, लीव्स यानी कि प्लांट लीव्स। जब प्लांट लीव्स को डिस्कलर कर देगा, इसी संबंध है, देखो, जब एक प्लांट लीव्स को डिस्कलर कर देगा, यानी कि जैसे मान लीजिए प्लांट लीव्स होती है आपकी ग्रीन कलर की, जब इसको डिस्कलर कर देगा, उसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। अगर वो डिस्कलर हो गया, पिगमेंट गायब हो गया, क्लोरोफिल गायब हो गया। अगर क्लोरोफिल गायब हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्लांट है अपना खाना, अपना भोजन नहीं बना पाएगा, अपना ग्लूकोज नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। और जब ग्लूकोज नहीं बना पाएगा प्लांट, तो क्या होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। अरे भैया तुमको खाना दे, तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा,
दूसरी तरफ अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, अगर प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन पर, चाहे वो फल प्रोडक्शन हो या फिर अनाज का प्रोडक्शन हो। ओके, तो ये सारे जो है हाइड्रोकार्बन के सोर्स है और ये आपका इफेक्ट रहा। हम तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तीसरा जो हमारा पोल्यूटेंट है वो आपका है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी और आज भी इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अभी तो हम ट्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे आपको पूरा। अगला जो हमारा है तीसरा पोल्यूटेंट है वो है ओजोन। मैं ओजोन लिख रहा हूं उसे ओजोन। ओजोन यानी अगर हम पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो पोल्यूटेंट हमेशा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है क्या आपका है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है गैसियस पोल्यूटेंट है, गैसियस पोल्यूटेंट से। ठीक है, कहां से निकलता है, जो सोर्स इसका है, तो सोर्स की बात करें तो व्हीकल एग्जॉस्ट। क्या है, व्हीकल एग्जॉस्ट। अब आप कहेंगे भैया व्हीकल एग्जॉस्ट से डायरेक्ट ओजोन निकलता है? नहीं, व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है आपका नॉक्स निकलता है, NO2 निकलता है। NO2 रिस्पॉन्सिबल होता है, NO2 जो है क्या बनाता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन के लिए। इसको ट्रोपोस्फेरिक ओजोन क्यों कहते हैं, यानी जो नॉक्स होता है और व्हीकल से रिलीज होकर कहां जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, ट्रोपोस्फियर में जाता है। ट्रोपोस्फियर में जाकर क्या करता है, ट्रोपोस्फियर में जाके करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। सॉरी, ट्रोपोस्फियर में NO2 जाता है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, 392 nm नैनोमीटर के वेवलेंथ पे इसका होता है फोटोलिसिस होता है। क्या होता है, फोटोलिसिस होता है, और ये टूट जाता है किस पे, NO में। ठीक है, प्लस O रेटिकल। इसमें टूट गया NO में और O रेटिकल में टूट गया। अभी O रेटिकल क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका O3, ओजोन का फॉर्मेशन कर लिया। यही जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, यही क्या है आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का काम करता है। ठीक है, तो व्हीकल एग्जॉस्ट से डायरेक्ट आपका ओजोन नहीं रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, नॉक्स रिलीज होता है, यानी कि NO2 रिलीज होता है। NO2 से के कारण आपका क्या बनता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट की बात करें, अगर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के इफेक्ट की बात करें तो क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देता है। सॉरी, लंग्स को डैमेज कर देता है, यानी फेफड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, क्या और क्या होता है, आईज इरिटेशन। ठीक है, आंख से पानी आना, ये सारी चीजें। ठीक है, और क्या होता है मेन प्रॉब्लम इससे, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, निश्वास संबंधी बीमारी, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका ओजोन रहा, यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इसका सोर्स और इसका इफेक्ट। ठीक है, हम अगले पोल्यूटेंट की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा पोल्यूटेंट है वो आपका है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि PM, जैसे आप RSPM भी कहते हो, रिस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर कहते हो, या एरोसोल्स कहते हो। अगला जो हमारा है पार्टिकुलेट मैटर। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, PM। PM मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, आप पढ़ते होंगे PM10, PM2.5, तो हम सिर्फ PM बता रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है। इसके कैरेक्टर की बात करें तो वेरी स्मॉल सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल्स होता है, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रहा है तो सिर्फ नहीं कि सिर्फ सॉलिड ही होगा, नहीं, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो टिनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप परफ्यूम मारते हैं ना, तो परफ्यूम से क्या निकलता है, ड्रॉप्स निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो उन्हीं जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं नोजल से, उसी को क्या कर सकते हैं आप, पार्टिकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर। अब आप कोई भी केमिकल को आप प्रेस करेंगे, ठीक है, कोई भी केमिकल को आप जब प्रेस करेंगे तो उससे जो ड्रॉप निकलता है सीधे कहां पे आया, एयर में आया। एयर में आने के बाद क्या किया, एयर की कंपोजिशन को चेंज किया, इसीलिए उसको हम एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम पार्टिकुलेट भी कहते हैं।
क्योंकि वो एयर को पोल्यूट कर रहा है। इसके सोर्स की बात कर लेते हैं। इसके सोर्स क्या है? इसके बहुत सारे सोर्स हैं, अलग अलग तरह। अब जो पार्टिकुलर एमिटर है अलग अलग इसके कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग तरह से जगह सोर्स होते हैं, अलग अलग जगह से निकलते हैं। तो डीजल इंजन सबसे जो बड़ा सोर्स इसका है, डीजल इंजन। कहां से निकलता है? डीजल इंजन से निकलता है। और कहां से निकलता है? पावर प्लांट्स। पावर प्लांट। और कहां से निकलता है पावर प्लांट्स के अलावा? स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री। चौथा क्या है? फ्लोर मिल, आटा चक्की, फ्लोर मिल। ठीक है, फ्लोर मिल। और कहां से निकलता है? विंड ब्लोन डस्ट, जो हवा के साथ धूल उड़ता है, विंड ब्लोन डस्ट। ठीक है। और लास्ट क्या आपका है? वुड स्टोव या कोल स्टोव कह लो, वुड स्टोव। ठीक है। डीजल इंजन, डीजल इंजन से कैसे निकलता है? गाड़ियों को साइलेंसर देखे ना, तो गाड़ियों के साइलेंसर में क्या होता है, आप कभी हाथ लगा के देखिएगा तो वहां से आपको ब्लैक कलर का राख दिखेगा। ठीक है, पार्टिकल्स लगेंगे, ठीक है, पाउडर जैसा। तो वही जब इंजन में इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां से क्या निकलता है? एक पार्टिकुलर मैटर वहां से रिलीज होता है। अगर आपको देखना हो तो कोई भी अगर गाड़ी खड़ी हो, कोई भी चीज खड़ी हो, जो भी यातायात के साधन है, उस पर उसके साइलेंसर हाथ लगा के देखिएगा तो वहां से आपको पार्टिकुलर मैटर दिख जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा पावर जनरेशन यानी पावर प्लांट। पावर प्लांट में कोयले का उपयोग होता है भाई साहब, और कोयले के उपयोग से क्या निकलता है? फ्लाई ऐश निकलता है। चिमनी से क्या निकलता है? फ्लाई ऐश यानी उड़ने वाली राख। ठीक है, तो फ्लाई ऐश निकलता है। वही फ्लाई ऐश क्या है? आपका पार्टिकुलर मैटर है। ठीक है। अगला है स्टील इंडस्ट्रीज। स्टील इंडस्ट्री में जो लॉ अयस्क होते हैं उसको स्टील कैसे बनता है? लॉ अयस्क को पिघलाकर, लोहे को पिघलाकर बनता है। और लोहे को पिघलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोयले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए हमको लोहे को पिघलाने के लिए। तो जो कोयला जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। इसके अलावा जब हम स्टील को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अरे घर में बर्तन देखते हैं ना, तो घर में इतना चिकना बर्तन दिखता है आपको, ऐसे नहीं दिखता। उसको प्रोसेस किया जाता है मशीनों में। जब प्रोसेस करते हैं तो स्टील से भी पार्टिकल्स निकलते हैं। उसको रगड़ाई घिसाई होती है तो वहां से क्या होता है? पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। और वो पार्टिकल्स कहां पे आ जाते हैं? आपके एयर में आ जाते हैं। फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की। आटा चक्की जब चलती है तो उससे क्या होता है? आटा उड़ता रहता है, आटा उड़ता रहता है। और जहां पर देखो काम करता है पूरा वो आटे में सना रहता है, तो उसके एक्सपोजर में आता रहता है, उसको इनहेल करता रहता है, जिसके कारण श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो मत समझना कि आटे से बीमारी नहीं होती, नहीं नहीं। आटा चक्की, अब सोचो छोटा सा यूनिट है, कितना बीमारी। तो आप एक आटा चक्की देख रहे हैं, आप पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करें तो बहुत सारी आटा चक्की होंगी, वहां से फ्लोर आटा उड़ता रहता है। ठीक है, डस्ट उड़ता रहता है, और डस्ट एयर में आएगा तो एयर को पोल्यूट करेगा। कोई भी नेचुरल एयर को कंपोजिशन, कोई भी चीज अगर उसको मिल रहा है नेचुरल कंपोजिशन में, ऐड हो रहा है, उसको कंटामिनेट कर रहा है, वो भी एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है। विंड ब्लोन डस्ट, तो आप जब गर्मियां पड़ती हैं तो आप देखते होंगे सॉइल में जो नमी है वो कम हो जाती है, जो सॉइल मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। और जब सॉइल मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो धूल की आंधियां चलती हैं, और जो धूल उड़ता है, ठीक है, तो धूल कहां पे आता है? एयर में आता है। ठीक है, अलग अलग धूल क्या एयर में आ गया, और एयर में आके क्या करता है? एयर को पोल्यूट किया। ठीक है। इसके बाद वुड स्टोव। घर में चूल्हा होता है ना, लकड़ी का चूल्हा जिसपे हम खाना बनाते हैं, तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बचती है? राख बचती है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और राख क्या होता है? एयर, हवा के द्वारा वायु में आ गया, एयर में आ गया, और क्या करता है? एयर को पोल्यूट करता है। इसके इफेक्ट देख लेते हैं, इसके इफेक्ट क्या है? इसके इफेक्ट क्या है? तो अगर इसके इफेक्ट की बात करते हैं, पार्टिकुलर डैमेज क्रॉप्स। पहला क्या है? डैमेज क्रॉप्स क्या करता है? क्रॉप को डैमेज कर देता है। डैमेज लंग्स, फेफड़े को खराब कर देता है। और क्या करता है? रिड्यूस विजिबिलिटी, सबसे मेन चीज। रिड्यूस विजिबिलिटी, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। डिस्कलर बिल्डिंग एंड स्टैचू, ये तो सब में discolor buildings and statue। और क्या करता है? आइज इरिटेशन,
अब एक और करेंगे डैमेज क्रॉप्स। तो आपने देखा होगा कोई सड़क वड़क का बन रहा हो, जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा हो, तो वहां पे धूल ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि धूल यानी कि पार्टिकुलर मैटर। तो पत्तियों के ऊपर वहां पर जो वहां पे वेजिटेशन होता है, जो क्रॉप्स होता है, जो पेड़ होते हैं, तो वहां पे जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है उनके पत्तियों पे देखेंगे धूल जम जाती है, ठीक है। तो पत्तियों में होते हैं पोर्स होते हैं, जिसे आप हिंदी में रंध्र कहते हैं, छिद्र कहते हैं, ठीक है। तो जो धूल जम जाती है वो पोर बंद हो जाते हैं, वेपोराइजेशन नहीं होता है पहली बात तो, जिसे आप हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब सनलाइट बनता है तो अच्छी से अच्छी तरह से ठीक तरीके से प्रॉपर उसका फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। क्या करे, फोटोसिंथेसिस, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गया, एक लेयर बन गया धूल का। अरे भाई अगर हम नाक बंद कर लें तो हम सांस ले पाएंगे, उसी तरह से पत्ती के ऊपर एक लेयर बन जाता है, डस्ट का, पार्टिकुलर मैटर जम जाते हैं, तो अच्छी प्रॉपर वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो आपका अपना खाना नहीं बना पाया, ग्लूकोज नहीं बना पाया, ऑक्सीजन नहीं बना पाया, तो अगर हमको खाना दे हम क्या करेंगे, पतले से हो जाएंगे ना, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। और इसी तरह प्लांट का भी ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो प्लांट का ग्रोथ रुक गया, अगर प्लांट का ग्रोथ रुक गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्लांट क्या हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और प्लांट डैमेज हो जाता है। अगला है लंग्स डैमेज। तो अगर हम, क्या होता है, जब हवा चलती है, धूल उड़ने, हम क्या करते हैं, आंख को बंद कर लेते हैं, ठीक है। क्यों कर लेते हैं, और आंख को बंद कर लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं, क्यों, नहीं तो आईज इरिटेशन होता, आंख भी पड़ेगा तो आंख से पानी आएगा, आंख में जलन होगा, दर्द होता है, तो ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डैमेज लंग्स। अगर हम ज्यादा धूल पार्टिकुलर को क्या करेंगे, इसके एक्सपोजर में आएंगे, इसको हम सांस के द्वारा अंदर लेंगे, तो हमारे लंग्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, डैमेज कर देता है। रिड्यूस विजिबिलिटी, आप अक्सर देखते होंगे जब बरसात होती है, बरसात के जस्ट बाद आप देखिए आपको दूर तक साफ दिखाई देता है। क्यों, जब बरसात होती है तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको मौसम साफ दिखाई देता है। जितना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में रहेगा, वातावरण में रहेगा, उतना उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। जिस तरह सर्दियों में आपको कोहरा होता है ना, कोहरा, तो कोहरे में आपको क्या 1 से 2 मीटर ज्यादा ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए ज्यादा, क्योंकि उसमें भी पार्टिकुलर मैटर एयरोसोल्स होते हैं कोहरे में, स्मोक में। इसको हम डिटेल में लेंगे, बताएंगे। डिस्कलर एंड बिल्डिंग एंड स्टैचू, ये भी क्या करता है, जो बिल्डिंग्स या स्टैचू होते हैं उसको डिस्कलर कर देता है। तो ये आपका क्या रहा, पार्टिकुलर मैटर का सोर्स रहा, और ये आपका इफेक्ट रहा, ठीक है। अगला जो हमारा है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नॉक्स है, ठीक है। जो अगला हमारा है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नॉक्स। अगला हमारा पोल्यूटेंट जो है फिफ्थ है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसे कहते हैं नॉक्स। ये भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, ये भी क्या है, गैसियस कंपाउंड है, ठीक है। क्या है, गैसियस कंपाउंड है, और किससे बनता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। किससे मिलता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर ये बनता है। सोर्स की बात करें इसकी, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के यानी नॉक्स के सोर्स की बात करें तो सबसे बड़ा सोर्स इसका है व्हीकल। अब व्हीकल बताया था मैं लास्ट वीडियो में, व्हीकल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह का होता है, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल होता है, एक नोबल होता है और एक एरियल होता है। तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन में भैया फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, गैसोलीन पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और वहां पर इनकम्प्लीट कन्वर्जन होता है, तो वहां से नॉक्स रिलीज होता है, ठीक है। तो व्हीकल हो गए। इसके अलावा क्या, इंडस्ट्रियल बॉयलर या इंडस्ट्रीज हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हो गए। इंडस्ट्रीज में क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होगा तो वहां से नॉक्स निकलेगा ही। कोल बर्निंग स्टोव, लो यहां भी है कोल बर्निंग स्टोव, कोल बर्निंग स्टोव्स हो गया। नेचुरल गैस पाइपलाइन हो गया यार, नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। पावर जनरेशन हो गया, पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट। अब देख लो व्हीकल, व्हीकल में प्रयोग होता है फॉसिल फ्यूल का, तो फॉसिल फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबशन से निकलता है नॉक्स निकलता है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज से भी निकलता है में भी क्या होता है, इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं, मशीनें किससे चलती है, एनर्जी से चलती हैं,
ठीक है, अभी पीछे बताया मैं। तो एनर्जी या तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा या फिर किससे मिलेगा, फॉसिल फ्यूल से मिलेगा। तो अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है तब भी नॉक्स रिलीज होता है। कोल बर्निंग स्टोव, जो भी बताया अंगीठी, तो अंगीठी को जलाएंगे तो वहां से भी नॉक्स रिलीज होता है। नेचुरल गैस के पाइपलाइन से नॉक्स रिलीज होता है, पावर प्लांट से रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ इन जगहों से क्या होता है, नॉक्स निकलता है। इसके अलावा इसके इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ की बात करें, नॉक्स की बात करें कि नॉक्स के इफेक्ट क्या है, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देता है। डैमेज क्या करता है, लंग्स को एंड फेफड़ों को खराब कर देता है। और क्या करता है, फॉरेस्ट, बिल्डिंग एंड स्टैचू को क्या कर देता है, डिसकलर कर देता है। डिसकलर ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टैचू, डिसकलर ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टैचू। और क्या कर देता है, ये ओजोन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, पीछे कभी मैं आपको बताया था ना, फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। पीछे भी मैं आपको रिएक्शन करके बताया था किस तरह ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है। क्या करता है, फोटो केमिकल रिएक्शन करता है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके इफेक्ट रहे। इसके अलावा अगर लंग्स डैमेज करेगा तो रेस्पिरेटरी टाइप से संबंधी, रेस्पिरेशन से जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां होती हैं। इसके कारण नॉक्स के एक्सपोजर में आने से, नॉक्स को इनहेल करने से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को या नॉक्स के नाइट्रोजन किसी भी स्पीशीज को क्या करें, इनहेल करने से ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा पोल्यूटेंट है वो है पीवी, लेड, और ये हमारा लास्ट है लेड। लेड के बारे में जान लेते हैं। नंबर 6 लेड, आप इसको पीवी लिखते हो ऐसे, जो केमिकल है, कहां से होता है, मेटेलिक एलिमेंट होता है मेटेलिक एलिमेंट होता है। ठीक है, सोर्स क्या है, व्हीकल्स हो गए, ये भी कहां से निकलता है, फॉसिल फ्यूल निकलता है। आप पेट्रोल टंकी पे जाओगे ना तो वहां पर बोर्ड लगा होता है सीसा रहित पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल जो होता है, गैसोलीन जो होता है, उसमें भी लेड निकलता है। जब उसका कंबशन होता है तो वहां से भी लेड निकलता है। तो कहां से निकला, अगर सोर्स की बात करें, सोर्स की, तो व्हीकल हो गया, व्हीकल्स हो गए। और क्या, व्हीकल्स, दूसरा हो गया पावर प्लांट, दूसरा क्या आपका पावर प्लांट हो गया, क्योंकि पावर प्लांट में भी हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। कोल में लेड भी होता है, एचजी भी होता है, सल्फर होता ही है। ठीक है, और कहां से निकलता है, मेटल रिफाइनरीज से, मेटल रिफाइनरीज। ठीक है, और इंडस्ट्रीज से, कहां से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है। सोच करते हैं व्हीकल से, तो व्हीकल